Hello everyone, we are discussing a new chapter chemical reaction and chemical equation of class 10th. This is the first chapter of class 10th. Here we will discuss about the chemical equation. What is the chemical equation? Chemical equation. अगर कोई केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल और फॉर्मूला से तो उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो अब पहले अपने डिफाइन कर लेते हैं इसको। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ a chemical reaction is known as chemical equation। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन को बाय द सिंबल एंड फॉर्मूला तो उसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अपने एक एग्जांपल लेते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने एक एक्टिविटी की थी जिसमें मैग्नीशियम को बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर और हमें व्हाइट पाउडर ऑब्टेन हुआ था। तो इसके अंदर देखिएगा हमने किस चीज को हीट किया था? मैग्नीशियम को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हमारा जो प्रोडक्ट था वो क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि अपने को एक व्हाइट पाउडर के रूप में ऑब्टेन हुआ था। तो यहां पर मैग्नीशियम का जो सिंबल होगा वो क्या होगा? Mg। ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन क्योंकि डायटोमिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करती है तो हम क्या लिखेंगे? O2। और इस तरफ प्रोडक्ट के रूप में हम इसको राइट करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? एज यू नो दैट मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। लॉस करने के बाद में इसके ऊपर पॉजिटिव आयन बन जाता है ये, और ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर जो है 2 नेगेटिव एनायन के रूप में ये प्रेजेंट होता है। तो अगर अपने इस फॉर्मूला को बनाते हैं तो इसके अंदर 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। तो फॉर्मूला जो अपना जैसे कि अपने 9th क्लास में पढ़ा था तो फॉर्मूला क्या बनेगा? MgO। तो यहां देखिएगा ये जो केमिकल रिएक्शन थी, इसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल तो यू सीन दैट दिस इज द केमिकल इक्वेशन। ये जो केमिकल इक्वेशन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ डू वी राइट द केमिकल इक्वेशन? तो आप जानते हो ये दो सबस्टेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। एंड ये जो सबस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो ये हमारी रिएक्टेंट एंड क्या है? प्रोडक्ट। तो ये जो साइड है अपनी लेफ्ट हैंड साइड और ये जो साइड है अपनी राइट हैंड साइड, तो जो फॉर्मूला एंड सिंबल है शुड बी राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्टेंट, while formula and symbol of the product is right on right hand side, and symbol and formulae of the reactant and symbol and formulae of the product are separated by the sign arrow, and this is the pointing towards the product। ये किसकी तरफ पॉइंटिंग होता है? जिस तरफ की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, यानी रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो उनको सेपरेटेड किया जाता है बाय द प्लस साइन। अगर प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा है तो उनको भी सेपरेट आउट किया जाता है बाय द प्लस साइन। तो इस तरह से जो है केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं। अगर देखिएगा इसके अंदर अपने को जो है
इस रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इसकी स्टेट को भी इसके साथ में राइट कर देते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो क्या है, सॉलिड, तो इसके लिए अपने सिंपल नोटेशन काम में लेंगे एस। ऑक्सीजन क्या होती है, कौन सी फॉर्म में होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में। तो एज यू नो दैट ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है, तो वो कौन सी फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में। तो इसके लिए जो सिंपल नोटेशन काम में लेंगे वो काम में लेंगे जी। और अपने को इस तरफ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर ऑब्टेन हुआ था उसकी स्टेट कौन सी है, उसकी स्टेट है सॉलिड। तो इसके लिए सिंपल नोटेशन काम में लेंगे एस। अगर अनदर इक्वेशन देखते हैं, जैसे कि H2 प्लस O2, तो इनसे फॉर्मेशन किसकी होगी, वाटर की, यानी H2O की। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में, गैसियस, तो सिंपल नोटेशन काम में लेंगे जी। यहां पर ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, सिंपल नोटेशन काम में लेंगे जी। यहां पर वाटर इन द लिक्विड स्टेट, तो यहां पर अपने सिंपल नोटेशन काम में लेंगे एल। यानी कोई भी रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए वी यूज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस जनरली सिंपल बाय द सिंपल नोटेशन such as gas, for the gaseous we use G, and liquid for L, and solid for S. But one state we understand by this example, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अगर अपने को कैल्शियम ऑक्साइड को अगर अपने डिसोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो इस कंडीशन के अंदर अपने को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और क्विक लाइम को अगर अपने वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास में ऑब्टेन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। और स्लेक्ट लाइम का हम यूज करते हैं वॉल्स को व्हाइट वॉशिंग करने के लिए। तो इस कंडीशन के अंदर जो बनेगा, मतलब एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। एक्वस टर्म जो है वो काम में लेते हैं अगर कोई सब्सटेंस डिसोल्व हो जाता है कंप्लीटली इन द वाटर, तो उस कंडीशन के लिए अपने काम में लेंगे एक्वस। यानी एक्वस टर्म जो काम में लेते हैं वो किसके लिए काम में लेते हैं, यानी सॉल्यूशन इन वाटर। सॉल्यूशन इन वाटर के लिए हम काम में लेते हैं क्या चीज है, एक्वस। तो ये चार सिंपल स्टेट भी राइट करते हैं। क्यों राइट करते हैं, क्योंकि रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। सॉलिड के लिए क्या काम में लेते हैं एस, लिक्विड के लिए क्या काम में लेते हैं एल, गैसियस स्टेट के लिए क्या राइट करते हैं जी, और एक्वस के लिए यानी सॉल्यूशन इन वाटर के लिए हम राइट करते हैं एक्यू। तो ये सिंपल जो है अपने इसमें राइट करते हैं। अगर इस रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इसके साथ में जिस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन को करवाया जाता है उस कैटालिस्ट का नेम भी राइट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं इथीन। और इथीन के अगर अंदर अपने ऐड करते हैं क्या चीज, हाइड्रोजन, तो हमारे पास में ऑब्टेन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम बोलते हैं इथेन। ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं अपने इथीन के अंदर, ये अपने करते हैं एक मेटल की प्रेजेंस में, और इस मेटल का नाम है निकल। तो निकल क्या है, यहां पर निकल है कैटालिस्ट। क्या है, कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट अफेक्टिंग इटसेल्फ। इसका मतलब इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा जैसे बायोलॉजिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं अपने कैटालिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज दैट दिस इज द स्टार्च, ये क्या है, स्टार्च, और अपनी बॉडी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो ये जो
स्टार्च कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग डाइजेशन इनटू द ग्लूकोज। ये कन्वर्ट होता है एक एंजाइम की प्रेजेंस में, उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। और एमाइलेज जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है किस चीज का, स्टार्च का, और स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। तो एमाइलेज यहां पर क्या है, एंजाइम, क्या है, एंजाइम। और एंजाइम बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बायो। बायो मतलब लिविंग, यानी लिविंग में जो प्रेजेंट कैटालिस्ट होता है उसके लिए जो वर्ड काम में लेते हैं उनका क्या काम में लेते हैं, बायो कैटालिस्ट काम में लेते हैं। तो बायो कैटालिस्ट यानी कैटालिस्ट कई टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनहिबिटर, पॉइजनस, डिफरेंट टाइप के जो है वो कैटालिस्ट होते हैं, वो आप हायर क्लासेस में डिस्कस करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपने, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इन दोनों के रिएक्शन से बाई प्रोडक्ट जो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिएगा ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, क्लोरीन, और इधर बाई प्रोडक्ट अपने को क्या मिला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके अंदर देखिएगा ये हाइड्रोजन के यहां क्या है, 2 एटम, और यहां हाइड्रोजन के कितने एटम है, सिंगल एटम है। क्लोरीन का 2 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम है। तो इस टाइप की जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या इसको हम बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसके अंदर बोथ साइड में, बोथ साइड का मतलब ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, यानी नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट, number of atom of each element in the reactant are not equal। क्या नहीं होते, not equal किसके, number of atom of each element in product, यानी नंबर ऑफ एटम प्रत्येक एलिमेंट के रिएक्टेंट के अंदर should not equal to the number of atom of each element in the product। ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या नहीं होती, करेक्ट नहीं होती। जैसे कि हम देखते हैं HCl, हाइड्रोजन का मास सिंगल एटम का क्या होता है, 1 यूनिट होता है। कितना होता है, 1 यूनिट। तो इसका कितना यूनिट हो गया, 2। एक क्लोरीन के एटम का मास जो है वो होता है 35 यूनिट। तो यहां पर कितने एटम है, 2, तो कितने, 70 यूनिट। अब देखिएगा यहां प्रोडक्ट के अंदर ओनली क्या है, सिंगल एटम है। क्या है, सिंगल एटम। तो सिंगल एटम के लिए मास जो है वो क्या होगा, 1, और क्लोरीन के एक एटम के लिए कितना होगा, 35। तो आप देख सकते हैं बोथ साइड में, यानी इस तरफ टोटल मास जो है किसका, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या नहीं है, इक्वल। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को भी हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो
तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन जो है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या होना चाहिए, एटम, नंबर ऑफ एटम ऑन द बोथ साइड शुड बी इक्वल। तो देखिएगा यहां पर अगर इसको हम बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन के यहां 2 एटम है, यहां 1 है, तो क्या हाइड्रोजन के एटम जो है, नंबर ऑफ एटम बोथ साइड में, रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में, क्या इक्वल है? हाँ इक्वल है। क्लोरीन के यहां कितने एटम हैं? 2, और यहां भी क्लोरीन के कितने एटम हैं? 2। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस क्यों करते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन। तो देर आर 4 टाइप इन योर 10th क्लास। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप हम डिस्कस करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। 3 नंबर टाइप हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड 4 नंबर हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, लेकिन हायर क्लासेस के अंदर आप इसके डिफरेंट अदर टाइप भी पढ़ोगे। आपके 10th क्लास के अंदर जो हम इसके अलावा जो डिस्कस करेंगे वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम फर्स्ट टाइप जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन एज द नेम सजेस्ट, ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर क्या होता है, सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं। तो डिफाइन कर लेते हैं इसको। फर्स्टली, ए केमिकल इक्वेशन इन विच 2 or more substances combine together to form single substance। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस जो आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। देखिएगा आप, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं। और कंबाइन होने से फॉर्मेशन होती है सिंगल प्रोडक्ट की, यानी इनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो इसका अपने जनरलाइजेशन कर लेते हैं इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। सपोज दैट कोई सब्सटेंस है, वो कंबाइन होता है किसके साथ में, बी के साथ में। तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो फॉर्मेशन किसकी होगी, ए बी की। किसकी फॉर्मेशन होगी, ए बी की। अब जैसे अपने अभी एक एग्जांपल हम पढ़कर आए हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो सिंगल प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी एक एग्जांपल और हमने देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हमने बोला था क्विक लाइम। और क्विक लाइम में अगर अपने ऐड करते हैं क्या, वाटर। तो देखिएगा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए
हमारे पास में बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है ऑब्टेन किया हुआ था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ऑब्टेन हुआ था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सिंगल प्रोडक्ट है, जबकि ये दो क्या है? रिएक्टेंट। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन। और कंबाइन होने से फॉर्मेशन किसकी हो रही है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। इसके अलावा अभी एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर अपने कोई भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो फ्यूल के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? मेनली कार्बन, क्योंकि इसके साथ में सल्फर भी प्रेजेंट होता है, सल्फर के साथ में नाइट्रोजन भी सम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? कार्बन के बारे में, क्योंकि कार्बन मेनली प्रेजेंट होता है। तो कार्बन को यानी कोई भी फ्यूल को या पेपर को या कोल को अगर बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक्चुअल में जो फ्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। लेकिन आप डायमंड की बात कर सकते हो जो प्योर फॉर्म होती है, आप ग्रेफाइट की बात कर सकते हो, ग्रेफाइट के अलावा फुलरिन की बात कर सकते हो। ये जो होती है वो प्योर फॉर्म यानी ओनली और ओनली क्या होते हैं इसमें? कार्बन। तो कार्बन को अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, तो हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन क्या होती है? CO2 यानी कार्बन डाई ऑक्साइड, प्लस में हीट एंड लाइट एनर्जी भी ऑब्टेन होती है। तो आप देखिएगा यहां पर कि ये दो सब्सटेंस आपस में क्या हो रहे? कंबाइन। नेक्स्ट इन दो एग्जांपल पर अपने दोबारा एक बार अगेन डिस्कस करेंगे। ये दो एग्जांपल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हम अनदर तरीके से भी इसको डिफाइन करेंगे। जब क्विक लाइम को ऐड किया जाता है वाटर के अंदर तो ऑब्टेन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सपोज दैट बाय एक्टिविटी करते हैं हम इसको, दिस इज द कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर अपने डाल देते हैं 50 ml ऑफ वाटर या 100 ml ऑफ वाटर। क्या डाला अपने? 100 ml ऑफ वाटर, मिलीलीटर। तो इसके अंदर अगर अपने ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? क्विक लाइम। क्या ऐड करते हैं? क्विक लाइम। कितना ग्राम? 10 ग्राम। तो ये जो कंटेनर जब आप इसको टच करोगे तो आपको कंटेनर क्या अपीयर होगा? क्या फील होगा? वार्म फील होगा। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के साथ में भी क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। और इसमें भी आप देख पा रहे हो कि यहां भी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आप कोई भी कोल को या पेपर को बर्न करते हो या क्लॉथ को बर्न करते हो, जो भी चीज बर्न करते हो, तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है? लाइट। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर क्या होता है? एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। किसके साथ में? प्रोडक्ट के साथ में। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। किसको बोलते हैं? एक केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन इन विच अपने एनर्जी लिखेंगे, हीट नहीं लिखेंगे। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड along with the प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट के साथ में क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक्सोथर्मिक का। ये देखिएगा कॉम्बिनेशन की भी एग्जांपल है और एक्सोथर्मिक के भी एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम चलते हैं पहले फूड आइटम्स पर। फूड आइटम्स हमें अलाइव रहने के लिए नेसेसरी होते हैं, सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होते हैं। और फूड आइटम के अंदर जनरली क्या होता है? जैसे हम पोटैटो खाते हैं, राइस खाते हैं, जो भी फूड आइटम, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट या जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो हम एक एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट का लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कौन सा वाला? स्टार्च। स्टार्च एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? कॉम्प्लेक्स। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन करने की नेसेसिटी क्यों होती है? क्योंकि स्टार्च को हम इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते,
इसलिए इसका ब्रेक डाउन किया जाता है बाय द वेरियस एंजाइम, और एंजाइम जो है इसका क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन, यानी कह सकते हो आप रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। और फाइनली जो बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो ऑब्टेन होता है ग्लूकोज, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन में, या अल्टीमेट सोर्स कह सकते हो इसको आप एनर्जी के लिए। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और ग्लूकोज भी क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन, क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन, फूड का ब्रेक डाउन। और फूड का ब्रेक डाउन होता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। वैसे तो डाइजेशन वर्ड यूज करते हैं अपने कलेक्टिव फॉर्म के लिए, जिसमें हम एब्जॉर्प्शन भी काम में लेते हैं, लेकिन डाइजेशन का मेनली जो होता है वो डेफिनेशन क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल न्यूट्रिएंट में बाय द वेरियस एंजाइम। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। अब देख पा रहे, फूड का डाइजेशन हो गया, फाइनली क्या बन गया बाई प्रोडक्ट में, ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब, क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब, और फाइनली एंटर हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। किसमें एंटर हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। अब ये जो ब्लड है वो सर्कुलेट होगा थ्रू द ऑल ओवर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो ब्लड है वो क्या काम करेगा, ग्लूकोज को डिफरेंट सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। सपोज दैट दिस इज आवर सेल, ये हमारी बॉडी की सेल है, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहां से क्या आ रहा है, यानी यहां सपोज दैट ब्लड, आप कह सकते हो ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या एंटर हो जाता है, फूड यानी ग्लूकोज एंटर हो जाता है। अब ये जो ग्लूकोज है, क्योंकि डिटेल स्टडी हम इसकी बाद में करेंगे, तो मैं थोड़ा एक बार शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इस ग्लूकोज का, क्योंकि ब्लड साथ में सप्लाई किस चीज को करता है, ऑक्सीजन। तो इस फूड का, यानी फूड मतलब ग्लूकोज का, ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, और इसका ब्रेकडाउन किसकी प्रेजेंस में हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होने से एज बाई प्रोडक्ट जो है हमें मिलता है CO2, वाटर एंड एनर्जी। देखो, पहले फूड का डाइजेशन हुआ, उसके बाद में ग्लूकोज एंटर हुआ सेल के अंदर, और उसके बाद में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक हो जाता है, और जो है बनता है CO2, वाटर एंड एनर्जी, और वो एनर्जी जो होती है बायोलॉजिकल फॉर्म होती है। तो ये ब्रेकडाउन कहां हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है ना, और इसमें क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन एक एनर्जी रिलीजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। क्या होती है, रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन।